हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ट्रिग्नोमेट्री के एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ट्रिग्नोमेट्री के उनको डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में उन सभी को एक साथ हम डिस्कस कर लेंगे, उनका डेरिवेशन भी हम देख लेंगे और साथ ही साथ उनको कैसे आसानी से याद कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे, राइट। ये हमारा पहला एजेंडा है। उसके बाद हम बात कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, राइट। हमें 5 एंगल्स के टर्म्स में बात करनी है। पहला जो है वो है 0 डिग्रीज, इसके बाद 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज के ऊपर हमें बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, राइट। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इन एंगल्स के लिए इनकी वैल्यूज क्या होती है उनको हमें डिराइव करना है। साथ ही साथ उनको हमें टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे, राइट। और इस टेबल को याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यही हमारा तीसरा एजेंडा है। तीसरा एजेंडा हमारे पास है ट्रिक टू मेमोराइज द ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को किस तरह से आसानी से याद रखा जा सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये हमारा तीसरा एजेंडा है आज का। और फाइनली चौथा और जो आखिरी टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज होती हैं, उनका डेरिवेशन और उनसे अलाइड जो भी फॉर्मूले हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे आज ही के वीडियो में, राइट। अब देखो, ये तो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहले जो आपकी एनसीईआरटीज़ की किताबें चलती थी उनमें एक टॉपिक और था, वो था ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, है ना। अब इस टॉपिक को क्योंकि हटा दिया गया है तो उसे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो वो टॉपिक से रिलेवेंट है अभी भी। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके बाद मैं एक वीडियो डाल दूंगा, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जितना भी बचा हुआ टॉपिक है उसे मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, राइट। क्योंकि अभी के अपडेटेड सिलेबस में एनसीईआरटीज़ में कम से कम सीबीएसई पैटर्न में वो अभी नहीं है, इसलिए उन्हें मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रखा है। ये है ABC, राइट एंगल है एंगल B पर, और हमें एंगल A के टर्म्स में यहाँ पर जो वर्टेक्स A है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसे मैंने थीटा ले लिया, राइट। तो इस एंगल थीटा के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सबसे पहले हम लिखेंगे और उनसे जो फॉर्मूले बनते हैं उनको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर इस एंगल थीटा की मैं बात करूं तो जितने भी रेशियोज है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, उनके हिसाब से हम वैल्यूज यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन साइड्स की कुछ कुछ वैल्यूज अभी से अज्यूम कर रहा हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास BC है इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर्स है, AB जो यहाँ पर है इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे तो आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर्स, है ना। ये मैंने पहले से अज्यूम कर लिए। अब देखो, इस एंगल थीटा के लिए मैं जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यूज लिख सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले साइन की, तो इस एंगल थीटा के लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, आपको पता है वो फॉर्मूला, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, राइट। तो एस से होता है साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर साइन थीटा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास है क्या, क्योंकि हम इस एंगल थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला जो साइड हमारे पास है BC, ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है एंगल B पर, इसके सामने वाला साइड AC, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, और बचा हुआ जो साइड है AB, ये हो जाएगा बेस। इतनी बात तो क्लियर होगी आपको। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस है 5 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, रेशियो हमारे पास आ जाएगा 3/5 साइन थीटा के लिए। तो इसे मैं सिंपली यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 3/5 लिख रहा हूँ। तो साइन थीटा हमारे पास हो गया 3/5। सिमिलरली अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस होता क्या है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर आप देख सकते हो बेस हमारे पास कितना है, ये बेस है 4 और हाइपोटेनस हमारे पास है 5। सेंटीमीटर सेंटीमीटर फिर से कैंसिल हो जाएंगे, तो उन्हें लिखने का कोई मतलब नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास सिंपली कितनी आ गई, ये आ गया 4/5, राइट। अब अगर मैं टैन थीटा की बात करूं तो टैन क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, ये 3 सेंटीमीटर, बेस हमारे पास कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर फिर से कैंसिल हो जाएंगे, टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब देखो, आपको पता है कि साइन थीटा का अगर आप उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो आपको क्या मिलता है, कोसेक मिलता है। मैंने आपको इसे इसी ऑर्डर में याद रखने को कहा था,
साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, वो होता है कोसेक, उसका एंगल थीटा यहाँ पर हमने ले रखा है। कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसी एंगल थीटा के लिए। और टैन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट, है ना, इसी एंगल थीटा के लिए। तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी, साइन का जो वैल्यू है 3/5, इसको उल्टा करने पर जो वैल्यू आएगी वही तो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी, राइट। तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। सिमिलरली सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस हमारे पास है 4/5, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। और कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, टैन है 3/4, तो कॉट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। इतनी बात तो आपको पिछले वीडियो से क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फॉर्मूले जितने भी होते हैं ना, उनमें से मेजॉरिटी को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ वही वाला ऑर्डर याद होना चाहिए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अब उस ऑर्डर को एक बार हम लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं उस ऑर्डर की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास होता है साइन किसी गिवन एंगल थीटा के लिए। इसके बाद हमारे पास होता है कॉस, उसी एंगल थीटा की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरे में हमारे पास होता है टैन, उसी एंगल थीटा के लिए। साइन कॉस टैन के बाद क्या आता है, कोसेक सेक और कॉट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कोसेक उसी एंगल थीटा के लिए। इसके बाद होता है सेक उसी एंगल थीटा के लिए, और सेक के बाद आता है कॉट उसी एंगल थीटा के लिए। अब देखो, इस ऑर्डर की मदद से आप क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे। कैसे, देखो यहां पर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, साइन और उसका उल्टा कोसेक, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू 1 के बराबर आती है। अब ये कैसे आती है हम थोड़ी देर में देखेंगे। सिमिलरली अगर मैं कॉस और सेक को मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर आती है। और टैन और इसका उल्टा कॉट, इन दोनों को भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू कितनी आती है, 1 के बराबर आती है। तो अब देखो, इसे अगर हम वेरीफाई करने की कोशिश करें तो हमें पता है कि इस एंगल थीटा के लिए यहाँ पर एंगल तो बराबर है, राइट, क्योंकि हमने एक ही एंगल थीटा को लिया था। अब इस एंगल के लिए साइन हमारे पास है 3/5 और इसी एंगल थीटा के लिए कोसेक हमारे पास है 5/3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या 1 आ रहा है, ये हम बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। देखो साइन थीटा हमारे पास कितना है, ये है साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास है 3/5 के बराबर। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है इसी एंगल के कोसेक के साथ। अब देखो कोसेक थीटा हमारे पास कितना था, ये था 5/3। तो यहाँ पर कोसेक थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 5/3। अब इन दोनों का जैसे ही आप प्रोडक्ट करोगे ना, तो 5 और 5 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा वेरीफाई हो गया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जहाँ पर एंगल बराबर हो, है ना, कोई भी गिवन एंगल हो, वो दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। उन दोनों एंगल्स के लिए अगर आप साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू 1 मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइन ले लूँ किसी एंगल सपोज 30 डिग्रीज के लिए, तो साइन 30 डिग्रीज इंटू कोसेक भी होना चाहिए उसी एंगल के लिए, तो कोसेक भी 30 डिग्रीज का ही होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्रीज इंटू कोसेक 30 डिग्रीज, ये कितना आएगा, ये आएगा 1 के बराबर, राइट। तो इस तरह से ये फॉर्मूला काम कर रहा होता है। इसका हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लिया जब हमने एक जनरल एंगल थीटा को कंसिडर किया था। तो साइन थीटा 3/5 था, कोसेक थीटा 5/3 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ गया, है ना। सिमिलरली इसी एंगल के लिए अगर मैं कॉस की बात करूं और इसी एंगल थीटा के लिए सेक की बात करूं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी 1 आ जाएगा, ये आप देख ही सकते हो। देखो कॉस थीटा आपके पास कितना है, कॉस थीटा है 4/5, है ना। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है सेक थीटा के साथ। सेक थीटा कितना है भाई, सेक थीटा आप देख सकते हो 5/4 है। तो 4/5 को अगर मैं 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 5 कैंसिल, ये 4 4 कैंसिल, वैल्यू फिर से फाइनल कितनी आ गई, 1 आ गया, है ना। तो किसी गिवन सेम एंगल के लिए अगर मैं कॉस और सेक को मल्टीप्लाई कर दूं तब भी मेरे पास कितना आता है, 1 आता है। ये हमारा दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो टैन और कॉट को मल्टीप्लाई करने पर भी 1 आता है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। टैन थीटा हमारे पास है 3/4, कॉट थीटा हमारे पास है 4/3। 3/4 और 4/3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4/3 से, तो फिर से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और 4 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, वैल्यू फाइनली फिर से 1 आ जाएगी, है ना। तो ये हमारा तीसरा जो है ये सेट ऑफ फॉर्मूला हमारे पास बन गया, राइट। अब देखो इन 3 सेट ऑफ फॉर्मूला से कुछ और फॉर्मूले डिराइव किए जा सकते हैं, उनको भी मैं एक साथ लिख देता हूं। यहां पर मैं समराइज करता हूं इनको, राइट। तो अगर मैं सबसे पहले सेट ऑफ फॉर्मूला की बात करूं तो हमें पता है कि किसी गिवन एंगल के लिए अगर मैं साइन को और कोसेक को मल्टीप्लाई करता हूं तो उस केस में वैल्यू मेरे पास 1 आता है, राइट। अब देखो
यहाँ पर अगर मैं कोसेक थीटा को RHS पर भेज दूँ तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? LHS पर हमारे पास है साइन थीटा, RHS पर हमारे पास है 1, कोसेक थीटा यहाँ पर LHS पर मल्टीप्लाई हो रहा था, RHS पर जाकर के वो डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। सिमिलरली अगर मैं कोसेक थीटा को LHS पर रहने दूँ, साइन थीटा को उधर भेज दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? LHS पर हमारे पास रहेगा कोसेक थीटा, RHS पर 1 हमारे पास पहले था और साइन थीटा जो है वो RHS पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, इससे दो और फॉर्मूले आपको मिल गए, है ना? और इनको भी आपको याद रखने की जरूरत तो है नहीं, आपको सिंपली एक बार कोसेक को उधर भेजना है, अगले में आप एक बार साइन को उधर भेज दोगे। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, पेरेंट फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, अगर आपको ये याद है तो बाकी दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे सेट ऑफ फॉर्मूला की बात करूं तो दूसरे में क्या होता है? हमें पता है कि कॉस थीटा को अगर मैं सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस केस में 1 आता है। इससे भी दो और डिराइव फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम एक बार यहाँ पर कॉस थीटा को रहने देते हैं LHS पर, उस केस में यहाँ पर 1 बाई सेक थीटा आ जाएगा, है ना? और एक बार हम LHS पर सेक थीटा को रहने देते हैं तो उससे हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं तीसरे सेट ऑफ फॉर्मूला की बात करूं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तीसरे सेट की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरे में हमें पता है कि टैन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कॉट से, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1 आता है। इससे भी दो और फॉर्मूले आपके आ जाएंगे। एक बार हम क्या करते हैं, LHS में टैन को रहने देते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा आ जाएगा। और अगर मैं LHS पर कॉट थीटा को रहने दूं तो यहाँ पर 1 बाई टैन थीटा आ जाएगा। तो ये जो 9 फॉर्मूले हमारे पास आ गए, ये पहला 3, ये 3 6 और ये बचे हुए 3 9, ये 9 फॉर्मूले होपफुली आपको याद हो जाएंगे। ऐसा क्यों? आपको सिंपली ये वाला ऑर्डर याद रखना है ना? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इसके बाद आपको बीच में मल्टीप्लाई कर देना है। साइन का उल्टा कोसेक होता है तो साइन इंटू कोसेक 1 आएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, टैन का उल्टा कॉट होता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। और एक बार ये जो फॉर्मूला आपके पास आ गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, इससे आप बाकी के बचे हुए दो फॉर्मूले सिमिलरली साइमल्टेनियसली बाकी दोनों के लिए भी आप यहाँ पर डिराइव कर सकते हो। तो ये 9 फॉर्मूले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गए होंगे बेसिकली। अब देखो बचे हुए 2 सेट ऑफ फॉर्मूला हमारे पास रह गए हैं, उनको अब हम आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो वो जो 2 बचे हुए फॉर्मूला हमारे पास है उनमें हमें क्या करना है, एक बार यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक बार हमें साइन थीटा को डिवाइड करना है कॉस थीटा से, इसके हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी। और दूसरे में हमें क्या करना है, कॉस थीटा को डिवाइड करना है साइन थीटा से, है ना? इसकी भी हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी। अब देखो साइन थीटा हमारे पास क्या है 3/5, कॉस थीटा है 4/5। तो क्योंकि साइन थीटा हमारे पास है 3/5 तो यहाँ पर मैं न्यूमरेटर में 3/5 लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस थीटा है, ये है 4/5 तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5, है ना? अब देखो इस तरह की फॉर्म जब भी आपकी बनती है तो आप सबसे नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करते हो और न्यूमरेटर में लिखते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 5 न्यूमरेटर पर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये जो बचे हुए 2 नंबर है इनको आप मल्टीप्लाई करते हो बीच वाले, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 4। तो अब देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, ये आ जाएगा 3/4। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्योंकि 3/4 आ गई है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसे 3/4, है ना? अब देखो अगर आप गौर से देखो तो 3/4 वैल्यू किसकी थी, वो तो tan थीटा की वैल्यू थी, राइट? तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ क्योंकि tan थीटा 3/4 के बराबर है और यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा 3/4 के बराबर आया है, तो मैं 3/4 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan थीटा, है ना? तो ये हमारा चौथा फॉर्मूला आ गया है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सिमिलरली अगर आप इसका उल्टा कर दोगे, कॉस से डिवाइड करोगे साइन से, तो tan का उल्टा यानी कि कॉट आ जाएगा। देखो कैसे, हमें पता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉस थीटा हमारे पास क्या था भाई, यह था 4/5, साइन थीटा था 3/5। इसे सॉल्व करने पर 5 यहां पर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर पर आ जाएगा 4 इंटू 5, डिनोमिनेटर पे आ जाएगा ये दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 5 इंटू 3। इन दोनों को आप यहाँ पर 5 और 5 को कैंसिल कर सकते हो, वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी फाइनली। अब देखो यहाँ पर मैं इसे सिंप्लीफाई करके 4/3 लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4/3। अब 4/3 वैल्यू थी किसकी, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉट थीटा की वैल्यू 4/3 है, राइट? तो यहाँ पर 4/3 की जगह पर मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉट थीटा। तो ये 5वां हमारा फॉर्मूला हो गया, राइट? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा।
तो इस तरह से यहाँ पर मैं कंसोलिडेट कर देता हूँ आपके लिए। ये जो पहले 9 फॉर्मूले हमारे पास थे, चौथे पे हमारे पास क्या आ जाएगा, चौथे नंबर ऑफ फॉर्मूला हमारे पास है साइन थीटा। अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूँ कॉस थीटा से, तो उस केस में वैल्यू कितनी आती है, ये आता है टेन थीटा। और अगर मैं इसका ठीक उल्टा कर दूँ, कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ साइन थीटा को, तो उस केस में क्या होगा, टेन का उल्टा यानी कि कॉट थीटा आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास 5 बेसिक फॉर्मूले थे और इन सभी को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब देखो, क्योंकि हम सभी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो 3 जो आइडेंटिटीज है ना, हैं तो वो भी फॉर्मूले ही। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे चल करके कि ये आइडेंटिटी जो भी है, वैसे 3 आइडेंटिटीज होती हैं, ये 3 आइडेंटिटीज आई कहाँ से, उनके ऊपर हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, राइट। अभी मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ वो तीनों आइडेंटिटी और उनसे डिराइव होने वाले फॉर्मूलेस की भी मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो, अभी तक हमारे पास कितने फॉर्मूला हो गए भाई, 5 हो गए, राइट। तो छठा जो फॉर्मूला हमारे पास होगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, छठा फॉर्मूला हमारे पास होगा, ये पहली आइडेंटिटी से आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा पहला आइडेंटिटी है। अब ये कैसे आया इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए, हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन हम करेंगे आगे, राइट। तो अब देखो, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं आरएचएस पर भेज सकता हूं, तो एलएचएस पर क्या रह जाएगा भाई, यहां पर एलएचएस पर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, आरएचएस पर 1 पहले से हमारे पास है, तो कॉस स्क्वायर थीटा आरएचएस पर जाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सिमिलरली अगर मैं एलएचएस पर कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दूं, साइन स्क्वायर थीटा को मैं आरएचएस पर भेज दूं, तो यहां पर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट। तो ये एक आइडेंटिटी जो हमारे पास है, इससे हमने 2 फॉर्मूले और डेराइव कर लिए। सिमिलरली अगर मैं दूसरे आइडेंटिटी की बात करूं ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो क्या होता है, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी होता है। अब इससे एक और फॉर्मूला हम डेराइव कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को आरएचएस पर भेज देते हैं, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक तरफ तो कोसेक स्क्वायर थीटा था ही, कॉट स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक तरफ क्या रह जाएगा उस केस में, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा अगला फॉर्मूला आ गया जो दूसरी आइडेंटिटी से आया था। और अगर मैं तीसरे और आखिरी आइडेंटिटी की बात करूं, वो हमारे पास क्या है भाई, वो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब हम यहां पर क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को मैं आरएचएस पर भेज देता हूं, तो यहां पर क्या आएगा, एक तरफ है सेक स्क्वायर थीटा, tan उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो ये देखो, जितने भी फॉर्मूले, अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले थे सबको मैंने एक ही शीट पर यहां पर लिख दिया। यहां पर देखो, अगर आपको शुरुआत का वो ऑर्डर अगर आपको वो याद है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, तो उस केस में ये पहला, दूसरा और तीसरा सेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। चौथे और पांचवें की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर देखो, साइन और कॉस को डिवाइड करने पर टैन आएगा, ये आप याद रख सकते हो कैसे, उसी ऑर्डर से, साइन कॉस टैन ऐसे याद रख लो, साइन और कॉस को डिवाइड करने पर टैन आता है। अब ये चौथा आपको याद हो गया। अब जैसे ही ये याद हो गया ना, तो इसका उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर साइन बाय कॉस हो रहा है, यहाँ पर कॉस बाय साइन आपने कर दिया, तो उस केस में टैन का उल्टा यानी कि कॉट आ जाएगा। तो होपफुली चौथे से आपको पांचवा वाला याद हो जाएगा, राइट। इसके बाद इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हम बात करेंगे, उस समय मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक दे दूंगा कि इनको आप कैसे याद रखोगे, राइट। तो फिलहाल ये जितने फॉर्मूले थे मैंने यहाँ पर लिख दिया, इन्हीं फॉर्मूलेस को आपको पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज करना है। तो फॉर्मूले के एंड से हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसके ऊपर आइए हम बात करते हैं। अब हमें बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हमें बात करनी है, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 45 डिग्रीज के लिए बात कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होंगे, राइट। ओके, तो अब देखो, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करनी है 45 डिग्रीज के लिए, यानी कि बेसिकली हमें करना यह है, हमें साइन निकालना है 45 डिग्रीज के लिए, सिमिलरली कॉस निकालना है 45 डिग्रीज के लिए, टैन निकालना है 45 डिग्रीज के लिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं कोसेक हमें निकालना है 45 डिग्रीज के लिए, सेक निकालना है, और फाइनली हमें कॉट की वैल्यू भी निकालनी है, किसके लिए, 45 डिग्रीज के लिए, राइट। तो अब क्योंकि इस स्पेसिफिक एंगल 45 डिग्रीज के लिए हमें बात करनी है, तो कोई एक एंगल हमारा 45 होना भी तो चाहिए। तो देखो,
यहाँ पर एंगल बी को तो हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि यही इस ट्राइंगल को राइट एंगल बना रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एंगल ए को हम ले लेते हैं कि ये 45 डिग्रीज है ना। अब देखो जैसे ही हमने एंगल ए को 45 डिग्रीज ले लिया ना, तो अब देखो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना हो जाएगा। हम यहाँ पर एंगल सी की वैल्यू को कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। हमें पता है कि ए बी सी इन तीनों एंगल्स को ऐड करने पर एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें 180 डिग्रीज मिलना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ये एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन तीनों को ऐड करने पर 180 आना चाहिए। एंगल ए हमारे पास कितना है, ये 45 डिग्रीज है। एंगल बी हमारे पास कितना है, दिस इज 90 डिग्रीज। एंगल सी हमें पता नहीं है, दिस शुड बी इक्वल टू 180। अब देखो 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा, राइट। तो 135 डिग्रीज प्लस सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब हम क्या करते हैं, 135 को RHS पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर LHS पर आ जाएगा सी, RHS पर हमारे पास है 180 डिग्रीज माइनस 135 डिग्रीज। 180 से जैसे ही आप 135 सब्ट्रैक्ट करोगे ना, सी आपको कितना मिल जाएगा, ये भी आपको 45 डिग्रीज मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक एंगल को 45 डिग्रीज ले लेते हो, 90 डिग्री वाले को छोड़ करके किसी एक को अगर आप 45 ले लेते हो, तो जो बचा हुआ एंगल है ये भी 45 डिग्रीज ही आता है, राइट। अब इससे हुआ क्या, हुआ यहाँ पर ये कि आप देख सकते हो कि कोई दो एंगल, यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी बराबर हो गए। जैसे ही दो एंगल बराबर हो गए तो ये ट्राइंगल तो आइसोसेलेस हो गया, राइट। हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर होते हैं और उन दो एंगल्स के सामने वाले जो साइड्स होते हैं वो दोनों साइड्स भी बराबर होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी बराबर हैं, तो इनके सामने वाले जो साइड्स हैं, एंगल ए के सामने है BC और एंगल सी के सामने AB, इन दोनों की लेंथ भी बराबर होनी चाहिए, राइट। तो देखो अगर मैं किसी एक को, सपोज BC को अगर मैं A अज्यूम कर लेता हूं कि BC की लेंथ A है, तो उस केस में एंगल C के सामने वाला साइड यानी कि AB, इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर एंगल्स बराबर हैं तो इनके सामने वाले साइड्स की लेंथ भी बराबर हो जाएगी। ये हमने A अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हो, राइट। देखो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हमें पता है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस हमारे पास AC है, इसकी वैल्यू हमें फिलहाल पता नहीं है, तो इसे हम एक काम करते हैं AC² ही रहने देते हैं, राइट। दिस शुड बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर को फिलहाल आप BC ले लो, तो ये क्या हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा, बेस भी A ही है, ये भी हो जाएगा A²। तो फाइनली यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं AC² क्या हो जाएगा, A² प्लस A², दैट इज 2A²। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अंडर रूट ले सकते हैं दोनों तरफ, राइट। अंडर रूट जैसे ही आप ले लोगे तो LHS पर अंडर रूट AC² ये हो जाएगा AC, और RHS पर देखो A² में से A तो बाहर आ जाएगा, अंदर 2 एक बार है तो वो तो बाहर आएगा नहीं, ये आ जाएगा फाइनली √2। यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया A√2। तो यहाँ पर मैं अब इसे क्लियर कर देता हूँ, AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गया A√2। इसे हम यहाँ पर रहने देते हैं। AC कौन सा साइड है भाई, यही वाला साइड तो AC है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ गया A√2। अब देखो अब हमें करना क्या है, हमें साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। इस एंगल, किसी भी एंगल के लिए आप 45 डिग्रीज के टर्म्स में बात कर सकते हो, राइट। तो एंगल A भी 45 है, एंगल C भी 45 है, आप किसी को भी लेकर के चलो, मैं एंगल A को लेकर के बात कर रहा हूँ। अब क्योंकि एंगल A के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड BC, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला AC ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस हमारा। तो अब देखो अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, ये है A, हाइपोटेनस आपके पास कितना है, दिस इज A√2। यहाँ पर A और A कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 आ गया ना, राइट। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 1/√2। इसे मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये हमारे पास आ गया साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। अब सिमिलरली अगर मैं कॉस की बात करूँ तो कॉस होता क्या है 45 डिग्रीज के लिए या फिर किसी एंगल के लिए, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारे पास कितना है, बेस A है, हाइपोटेनस फिर से A√2 है, A और A कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू फिर से कितनी आ गई, ये आ गया 1/√2। तो कॉस 45 डिग्रीज की वैल्यू भी कितनी होती है, ये भी होता है 1/√2, राइट। इन वैल्यूज को आपको याद रखना है। हम एक टेबल का अभी फॉर्मेशन करेंगे, वहां पर मैं इन वैल्यूज को लिख दूंगा और बाद में मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगा जिससे पूरा का पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा, राइट। अब देखो हम बात करते हैं tan 45 की। tan होता क्या है भाई, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है A, बेस आपके पास कितना है A और A कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा, राइट। तो tan 45 कितना आ गया, tan 45 हमारे पास है 1।
अब देखो, कोसेक निकालने के लिए आपको झमेले में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साइन को उल्टा कर दो, आपको कोसेक मिल जाएगा। तो साइन 45 है 1/√2, तो कोसेक 45 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2/1। अब √2/1 लिखो या √2 लिखो, बात तो एक ही है ना, राइट। तो कोसेक 45 हो गया √2। सिमिलरली सेक 45 की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी? आपको cos 45 को उल्टा करना पड़ेगा। cos 45 है 1/√2, तो सेक 45 फिर से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2/1। अब √2/1 को लिखो या ना लिखो कोई मतलब तो है नहीं, सिंपली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा √2। अब कॉट अगर आपको चाहिए तो कॉट को आप कैसे लिखोगे? कॉट के लिए आपको tan को उल्टा करना है। देखो tan यहाँ पर 1 ही है ना, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमें बनाना पड़ेगा। 1 को मैं 1/1 तो लिख ही सकता हूँ, उससे वैल्यू तो बदलेगी नहीं tan की, राइट। 1/1 तो 1 ही होता है ना। अब देखो इसको जैसे ही हमने इस तरह से फ्रैक्शन में इसे फॉर्म किया तो हमारे पास कॉट लिखना आसान हो गया। कॉट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से 1/1 यानी कि सिंपली 1। तो कॉट 45 की वैल्यू भी कितनी आ गई? ये भी हमारे पास आ गया 1 के बराबर। तो हमने यहां पर क्या किया? इस एंगल के लिए 45 डिग्रीज के लिए साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट हर एक की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आइए इसे हम टेबल के फॉर्म में सजा कर लिखते हैं। ओके, तो देखो यहां पर मैंने टेबल बना लिया है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने हर एक 45 डिग्रीज के टर्म्स में हर एक की वैल्यू निकाल ली है, तो इनको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। साइन 45 हमारे पास कितना ही है? 1/√2। तो यहां पर साइन 45 के लिए ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी आई थी? ये भी आया था 1/√2। tan 45 था 1, कोसेक 45 था √2, सेक 45 भी था √2 और कॉट 45 था 1, राइट। तो अभी हमने 45 डिग्रीज के लिए सभी वैल्यूज को लिख लिया। अब आइए हम बात करते हैं 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज के लिए, राइट। उस केस में हमारे पास ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम भी फिलअप हो जाएंगे, राइट। ओके, तो देखो अब हम 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट की आप वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल तक पहुंचने से पहले मैंने यहां पर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ले रखा है। अब आपको पता होगा कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिनमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल 60 डिग्रीज के इक्वल होते हैं, राइट। तो क्योंकि मैं कह रहा हूं कि एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होंगी। तो किसी एक को, सपोज अगर मैं ए बी को अज्यूम कर लूं कि इसकी लेंथ ए है, तो उस केस में बी सी भी कितना हो जाएगा? ये भी ए हो जाएगा, और ए सी भी कितना हो जाएगा? ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। साथ ही साथ हमें पता है कि तीनों एंगल, ये एंगल भी 60 डिग्रीज होगा, एंगल बी भी 60 डिग्रीज होगा और एंगल सी भी कितना होगा? ये भी होगा 60 डिग्रीज। इतनी बात क्लियर है भाई। अब देखो मैं यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं। कंस्ट्रक्शन में ये कर रहा हूं कि अगर किसी भी एक वर्टेक्स से, मैं वर्टेक्स ए से बात कर रहा हूं, आप चाहो तो किसी भी वर्टेक्स से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। यहां पर अगर मैं इस वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं यहां पर बीसी पर, इस पॉइंट को हम कुछ भी नाम दे देते हैं, सपोज इसको मैं डी कह देता हूं, राइट। अब देखो जैसे ही यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उस केस में दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन गए। एक ट्राइंगल बना ए बी डी और एक ट्राइंगल बना ए सी डी। अब क्या इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? देखो हमें पता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, हमें पता है कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, है ना। ए डी बी ये भी 90 है और ए डी सी ये भी 90 डिग्री है, राइट। ये पहली बात हमारी हो गई। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि सेकेंड क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि ए बी, इसकी वैल्यू बराबर है ए सी के। ये कितना है? ए के बराबर। तो ये हाइपोटेनस का काम नहीं कर रहा। देखो 90 डिग्री यहां पर है और यहां पर है, तो इस 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड है? ए बी है। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया ट्राइंगल ए डी बी के लिए, और इस 90 के सामने साइड है ए सी, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा ए डी सी के लिए, राइट। तो राइट एंगल हमारे पास है ही, हाइपोटेनस हमारे पास बराबर हो चुका है ए बी और ए सी। और अगर मैं तीसरे क्राइटेरिया की बात करूं तो ए डी हमारा कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये तो कॉमन है, राइट। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इस क्राइटेरिया की मदद से मैं क्या कह सकता हूं? ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय आरएचएस क्राइटेरिया।
RHS क्राइटेरिया राइट। और क्योंकि ये RHS से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूं कि BD और DC बराबर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं BD इज इक्वल टू DC बाई CPCT, है ना। तो इतनी बात होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मैं काम करता हूं, इसे मैं इरेज कर देता हूं। हमें यहां पर सिर्फ ये प्रूफ करने की जरूरत थी कि BD और DC आपस में बराबर हैं। उसके लिए हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, राइट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने से हमें यह पता चला कि BD और DC ये दोनों बराबर हैं। अब देखो भाई, BD और DC ये दोनों बराबर हैं और टोटल लेंथ BC की टोटल लेंथ कितनी है, ये तो A है ना। तो देखो ये दोनों साइड्स बराबर भी होने चाहिए और टोटल लेंथ A भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि BD की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये भी A/2 होना चाहिए, और DC की लेंथ कितनी होना चाहिए, ये भी A/2 होना चाहिए। तभी तो BD और DC बराबर भी हो गए, A/2 और BD और DC को ऐड करने पर BC के बराबर वो आ भी जाएगा, A/2 प्लस A/2 इज A, राइट। तो इससे हमें ये चीज समझ आ गई कि BD और DC की लेंथ साइमल्टेनियसली A/2 हो गई, राइट। अब देखो एक काम करते हैं, इधर वाले पूरे ट्राइंगल को ही मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि अब हमें इस पूरे ट्राइंगल की ही जरूरत नहीं है, राइट। तो इसे अगर मैं इरेज कर दूं, ये इरेज हमने कर दिया, तो देखो यहाँ पर BD भी इरेज हो गया। वैसे इसे मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा BD है। अब देखो भाई, इस ट्राइंगल ADB में अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि एंगल D पर कितना है, ये है 90 डिग्रीज। तो बचे हुए एंगल इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, हमें पता है ये 60 है, ये 90 है, इन दोनों को ऐड करने पर 150 हो रहा है। तो बचे हुए को 30 डिग्रीज होना ही पड़ेगा, तभी तो 180 डिग्री यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी वैलिड हो पाएगी, राइट। तो हमें यहां पर मिल गया कि एंगल BAD है 30 डिग्रीज आ गया। अब देखो इसे मैं फिलहाल इरेज कर रहा हूं, BD और DC की अब हमें जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर इस ट्राइंगल में हमारे पास दोनों एंगल आ गए जिनकी हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। हमें 30 डिग्रीज यहां पर वर्टेक्स A पर मिल गया और हमें 60 डिग्रीज वर्टेक्स B पर मिल गया। तो अब हम साइमल्टेनियसली एक बार 30 डिग्री के टर्म में बात करेंगे और साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट निकाल लेंगे। उसके बाद हम इस एंगल के टर्म से बात करेंगे और साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट 60 डिग्रीज के लिए हमें मिल जाएगा, राइट। उससे पहले यहां पर लेकिन हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें AD की लेंथ भी तो निकालनी पड़ेगी। तीनों साइड्स की लेंथ तो आपको चाहिए ना साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट निकालने के लिए। तो उसे निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम होता है h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो देखो हाइपोटेनस कौन सा है, 90 के सामने वाला साइड यानी कि AB। हाइपोटेनस की वैल्यू है A, इसका हमें स्क्वायर करना है। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आप किसी को भी ले लो, सपोज परपेंडिकुलर में AD को ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर। उस केस में बेस हमारा कितना हो जाएगा, A/2, ये हो जाएगा A/2 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। तो देखो LHS पर आ जाएगा A², दिस इज इक्वल टू AD² प्लस A/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, दिस विल बी A²/4। अब A²/4 को मैं LHS पर भेज रहा हूँ तो यहाँ पर एक तरफ आ जाएगा AD², दिस इज इक्वल टू A² माइनस A²/4। यहाँ पर आप LCM ले लो, तो यहाँ पर LCM आ जाएगा 4, यहाँ पर 1। तो देखो 1 4 टाइम्स इज 4, 4 इंटू A² इज 4A² माइनस 4 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू A² इज A²। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4A² माइनस A² इज 3A²/4। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, AD² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गया 3A²/4। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये आ गया 3A²/4। अब देखो आप दोनों ही तरफ अंडर रूट ले सकते हो। जैसे आपने अंडर रूट ले लिया तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, LHS पर आ जाएगा AD, RHS पर देखो आपके पास क्या आएगा। न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूं तो A² तो बाहर आ जाएगा, A आ जाएगा बाहर, 3 एक ही बार है तो ये बाहर आएगा नहीं, रूट यहाँ पर रह जाएगा A√3/4, यहाँ पर बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आकर के 2 हो जाएगा, राइट। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, A√3/2। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AD की वैल्यू आ गई A√3/2। ठीक बात है भाई। अब हमें तीनों साइड्स की लेंथ मिल चुकी है। अब आइए हम एक एक करके पहले 30 डिग्रीज के लिए, फिर हम बात कर लेंगे 60 डिग्रीज के लिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात कर लेते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें साइन निकालना है 30 डिग्रीज के लिए, कॉस निकालना है 30 डिग्रीज के लिए, टैन निकालना है 30 डिग्रीज के लिए। इसके बाद सिमिलरली हम निकाल लेंगे कोसेक 30 डिग्रीज के लिए, सेक 30 डिग्रीज के लिए और फाइनली कॉट 30 डिग्रीज के लिए हम निकाल लेंगे। अब देखो भाई
साइन अगर हमें निकालना है, पहले तो हमें बात करनी है 30 डिग्रीज के लिए, तो ये हमारा कंसिडर्ड एंगल है। इसके सामने वाला साइड बी डी, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनस, बचा हुआ हो जाएगा बेस। इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको। अब अगर मैं साइन 30 की बात करूं, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास है a/2, हाइपोटेनस आपके पास है a, है ना। तो देखो इस चीज को मैं थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। a/2/a, ये आपका पास फॉर्म आया है ना, a/2 आपका न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आपके पास है a। तो इसके लिए आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर को पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो। तो a को मैंने कन्वर्ट कर दिया a/1 में। अब यहां पर 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, a × 1 बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आएंगे, तो 2 × a आ जाएगा। a और a कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा, राइट। तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a/2/a, दैट इज 1/2। तो यहां पर मैं सिंपली लिख रहा हूं, ये आया 1/2। अब अगर मैं cos 30 की बात करूं तो ये क्या होगा, ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस, राइट। बेस आपके पास कितना है, बेस है a√3/2, हाइपोटेनस आपके पास है a। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है भाई, न्यूमरेटर में हमारे पास है a√3/2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है a। इसका हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो a/1 मैंने लिख दिया, ये 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा a√3 × 1 बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 2 × a। अब देखो a और a कैंसल, √3 × 1 होता है √3 और 2 × 1 हो जाएगा 2। तो ये वैल्यू फाइनल कितनी आ गई, ये आ गया √3/2। तो इसे मैं रेस कर देता हूँ। हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, cos थीटा की, cos 30 डिग्रीज की, ये आ गया √3/2। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये आ गया √3/2। अब अगर मैं tan 30 की बात करूँ तो tan 30 क्या होगा, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपके पास है a/2 और बेस आपके पास कितना है, a√3/2, है ना। यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 और a को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ लिख रहा है 2 × a हो जाएगा न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर पे ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 2 × a√3 ये डिनोमिनेटर पर आ जाएगा। a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, 1/√3 आ गया, राइट। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, इसे मैं लिख रहा हूँ सिंपली, ये आ गया 1/√3, है ना। अब कोसेक से कॉट निकालना तो बाएं हाथ का खेल है आपके लिए। आपको क्या करना है, कोसेक निकालने के लिए साइन को उल्टा कर दो। तो 1/2 का उल्टा होता है 2/1, 2/1 को मैं सिंपली 2 लिख सकता हूँ, राइट। √3/2 को अगर हम उल्टा करेंगे तो सेक आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। 1/√3 को अगर हम उल्टा करेंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी, कॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/1, √3/1 इज सिंपली √3, राइट। तो हमने 30 डिग्रीज के लिए सभी की वैल्यूज निकाल ली। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 30 डिग्रीज, यहां पर हमारे पास है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 1/2, cos 30 के लिए वैल्यू होती है √3/2, tan 30 के लिए वैल्यू होती है 1/√3, कोसेक 30 के लिए वैल्यू होती है 2, सेक 30 के लिए वैल्यू होती है 2/√3 और कॉट 30 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा √3। यहां पर आपने देखा इन वैल्यूज को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था। अब अगर हम 60 डिग्रीज की बात करें तो देखो यहां पर मैं इन चीजों को पहले तो इरेज कर देता हूं। हमें बात करनी है 60 डिग्रीज के लिए, राइट। तो एंगल हमें कौन सा लेना पड़ेगा, हमें एंगल लेना पड़ेगा 60 डिग्रीज वाला। तो देखो 60 डिग्रीज हमारा है कहां पर, 60 डिग्रीज तो यहां पर है ना, एंगल बी पर। तो क्योंकि अब हम एंगल बी के टर्म्स में बात करेंगे तो बी के सामने वाला यानी कि AD ये आपकी बार आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और BD आपकी बार बेस हो जाएगा, राइट। इसे मैं ठीक से कर देता हूं, BD आपकी बार बेस हो गया। और एंगल की अगर हम बात करें तो आपकी बार हम 60 डिग्रीज की बात कर रहे हैं, तो साइन 60, cos 60, tan 60, कोसेक 60, सेक 60 और कॉट 60 को हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास है a√3/2, हाइपोटेनस आपके पास है a। इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर अब आप कर सकते हो इसको अपने से, राइट। यहाँ पर मैं सिंपली वैल्यूज लिख रहा हूँ, साइन 60 आ जाएगा √3/2। तो यहाँ पर सीधे लिखते हैं साइन 60, इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू √3/2। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस आपके पास है a/2, हाइपोटेनस है a। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा आपकी वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर cos 60 आ जाएगा 1/2, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ cos 60 इज 1/2। tan 60 को सॉल्व करने के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर आपके पास है a√3/2, बेस आपके पास है a/2,
इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैसे 2 यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं 2 इंटू ए रूट 3 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 इंटू ए आ जाएगा, 2 इंटू ए, तो ये 2 कैंसिल, ए कैंसिल, बच गया तो रूट 3, राइट। तो यहाँ पर tan 60 फाइनली कितना आ गया? ये आ गया रूट 3 के बराबर, है ना। अब अगर हम कोसेक सेक और कॉट की बात करें तो इनके लिए आपको क्या करना है? साइन कॉस और tan को उल्टा करके लिखना है। तो कोसेक के लिए हमें साइन को उल्टा करना है, साइन 60 इज रूट 3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/√3। कॉस 60 इज 1/2, तो सेक 60 कितना हो जाएगा? 2/1 यानी कि 2, और tan 60 होता है रूट 3, तो रूट 3 को रूट 3/1 तो लिख ही सकते हैं, इसको उल्टा करने पर कॉट 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3, राइट। तो हमने 60 डिग्रीज के लिए हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, राइट। इसको भी हम लिख देते हैं हमारे टेबल में। ऑल राइट, साइन 60 हमारे पास आ गया है रूट 3/2, कॉस 60 हमारे पास है 1/2, tan 60 इज रूट 3, यहाँ पर आ जाएगा 2/√3, यहाँ पर आ जाएगा 2, और कॉट हमारे पास आ जाएगा 1/√3, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन वैल्यूज को जो हमने कैलकुलेट किया था 60 डिग्रीज के लिए, उन्हें हमने हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में लिख लिया, राइट। अब हमारे पास 2 डिग्रीज बच गई, एक हमारे पास है 0 डिग्रीज और एक है 90 डिग्रीज। आइए उनके ऊपर हम बात करते हैं। ओके, तो अब देखो हमें बात करनी है 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज के लिए। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्योंकि 0 डिग्रीज के टर्म्स में बात करनी है तो कोई एक एंगल आपका 0 डिग्रीज होना भी तो चाहिए, राइट। तभी तो उस एंगल के टर्म्स में आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालोगे। अब आप सोच के देखो कि कोई एक एंगल अगर आपका 0 डिग्रीज हो गया तो वहां पर एक गड़बड़ हो जाती है। हमें पता है कि 0 डिग्री के एंगल, सपोज ये हमारे पास एक लाइन है, इस एंगल पर अगर मुझे 0 डिग्री का एंगल बनाना है तो मुझे 0 डिग्री का एंगल कैसे बनाना पड़ेगा? इसके ठीक ऊपर दूसरा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तभी तो यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा, यानी कि उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड मुझे करवाना पड़ेगा। तो अब जैसे ही हम कोइंसाइड करवाएंगे तो वहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे कैसे, राइट। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 0 और 90 डिग्रीज के केस में जो हमारे पास वैल्यूज आती है ना, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आती हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो हमें 0 डिग्री के टर्म में वैल्यूज निकालनी है, 0 डिग्री हम एग्जैक्टली ले नहीं सकते, क्योंकि जैसे हम 0 डिग्री एग्जैक्टली ले लेंगे तो 2 लाइन कोइंसाइड कर जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे, और उस केस में राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली 0 डिग्रीज तो नहीं लेते, पर इतना छोटा एंगल ले लेते हैं ना कि 0 से थोड़ा सा ही ऊपर होता है। उसको बनाने के लिए यहाँ पर देखो ये एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम की हम बात करते हैं। देखो सपोज एंगल ए की मुझे बात करनी है, यहां पर मुझे 0 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए सी को मैं धीरे धीरे छोटा करता जा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हो ए सी पहले यहां से यहां तक था, फिर ए सी को हमने ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा सा छोटा किया, इसके बाद थोड़ा और हम छोटा करते जाए। तो जैसे ही हम छोटा करते जा रहे हैं तो ये एंगल्स भी तो यहाँ पर छोटे होते जा रहे हैं, राइट। तो फाइनली हमने यहाँ पर क्या किया, एक सिचुएशन ऐसी आई जब हमने ए सी को लगभग ए बी के ऊपर रख दिया, राइट। तो उस केस में मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा, सपोज यहाँ पर 0.1 डिग्री बन रहा, तो 0 से तो बड़ी है ना ये वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर लगभग 0 के बराबर का जो एंगल है वो एंगल ए पर बन रहा होगा, राइट। उस केस में अगर मैं बात करूं, इसे अब मैं इरेज कर देता हूं, उस केस में अगर मैं बात करूं तो देखो क्योंकि ए सी की लेंथ को हमने ए बी पर ओवरलैप करवा दिया, तो यहां पर हम क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहली बात हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज नियरली इक्वल टू ए सी, कि अब ए बी और ए सी एक दूसरे पर आ गए, यानी कि बी और सी एक दूसरे पर आ गए, तो उस केस में ए बी और ए सी की लेंथ तो बराबर हो गई लगभग। मैं इक्वल टू नहीं दे रहा, नियरली इक्वल टू का साइन यहां पर मैं दे रहा हूं, ये हमारी पहली बात हो गई। दूसरी बात यहां पर मैं कह सकता हूं कि एंगल ए पर जो एंगल बन रहा होगा वो नियरली इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा होगा, है ना। और मैं कह सकता हूं साथ ही साथ कि बी और सी के डिस्टेंस लगभग यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पर ये नियरली इक्वल टू आएगा 0। बी और सी ये तो लगभग एक ही पॉइंट हो गया ना आपकी बार, तो बी सी की जो लेंथ होगी वो लगभग 0 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है भाई। अब देखो यही 3 चीज हमें चाहिए होती हैं ताकि हम एंगल ए, यानी कि इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये एंगल हमारा लगभग 0 हो गया है, तो इस एंगल के टर्म्स में हम बात कर सकते हैं। अब इमेजिन करो मैं बात इस ट्राइंगल की कर रहा होऊंगा, पर आपको यहां पर से देखना है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, राइट। तो क्योंकि एंगल ए की हम बात कर रहे हैं तो बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए सी हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा और ए बी हमारा बेस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई। अब देखो अगर मैं साइन की बात करूं, साइन ऑफ एंगल ए, और एंगल ए हमारे पास लगभग 0 डिग्रीज है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी।
साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट। यहां पर मैं लिख रहा हूं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ओरिजिनली हमारे पास कितना था, बीसी था, राइट। परपेंडिकुलर हमारे पास था बीसी और हाइपोटेनस हमारे पास था एसी। यहां पर हम लिख रहा हूं एसी। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कॉस की। कॉस 0 डिग्री क्या होगा, ये होगा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारे पास कितना है भाई, देखो बेस है ए बी, हाइपोटेनस है ए सी। यहां पर बेस हमारे पास है ए बी, हाइपोटेनस है ए सी। टैन 0 डिग्री की हम बात करें तो ये क्या होगा, 0 डिग्री ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। तो देखो परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी, बेस हमारे पास है ए बी, दिस विल बी इक्वल टू बी सी बाई ए बी। अब साइन कॉस टैन जैसे ही आपको मिल गया तो कोसेक से कॉट आप लिख सकते हो। कोसेक 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा यानी कि ए सी बाई बी सी, ये हो गया कोसेक। सेक क्या हो जाएगा, सेक ठीक से ही लिख देते हैं, यहां पर आ जाएगा सेक 0 डिग्रीज, ये हो जाएगा कॉस का उल्टा यानी कि ए सी बाई ए बी, और टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट। तो कॉट 0 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी बाई बी सी के बराबर, राइट। अब देखो यहां पर वापस मैं आपको लेकर के चलता हूं। यहां पर ट्राइंगल तो हमने ये वाला लिया था, पर अल्टीमेटली हमने क्या किया था, ए सी को हम धीरे धीरे छोटा करते गए थे, राइट। हमने फाइनली ए सी को ए बी पर ओवरलैप करवा दिया है, और जैसे ही हमने ए सी को ए बी पर ओवरलैप कर दिया तो ये कुछ वैल्यूज हमारी आ गई। हमें पता चल गया कि ए बी और ए सी लगभग बराबर हो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात हमें यह पता चल गई कि बी और सी के बीच का डिस्टेंस लगभग 0 है, यानी कि बी सी की डिस्टेंस अब लगभग 0 हो चुकी है। और तीसरी बात हमें यह पता चली कि एंगल ए ऑलमोस्ट अब 0 डिग्री हो चुका है। तो अब देखो अगर मैं इन 3 कंडीशंस के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एनालाइज करूं तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा। अगर मैं साइन 0 डिग्रीज की बात करता हूं तो ये है क्या, ये है बी सी बाई ए सी, राइट। बी सी की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो कि बी सी की वैल्यू लगभग 0 हो चुकी है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बी और सी ऑलमोस्ट यहां पर कोइंसाइड हो चुके हैं, राइट। तो क्योंकि बी सी की वैल्यू लगभग 0 है तो यहां पर न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा भाई, बी सी की वैल्यू दैट इज ऑलमोस्ट 0 डिवाइडेड बाई ए सी, है ना। तो देखो 0 बाय समथिंग कितना होता है, 0 बाय समथिंग इज 0। तो यहां पर फाइनली साइन 0 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। वैसे इसे मुझे ऐसे लिखना चाहिए 0 बाई ए सी, इसकी वैल्यू आ गई है 0, यानी कि साइन 0 आ गया 0। अगर मैं कॉस 0 की बात करूं तो ये है क्या, ये है ए बी बाई ए सी, है ना। अब देखो ए बी और ए सी तो ऑलमोस्ट बराबर हो चुके हैं भाई, यहां पर आप देख सकते हो ना, ए बी इज नियरली इक्वल टू ए सी है। तो क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर है तो इन दोनों को तो मैं काट करके 1 लिख सकता हूं ना, राइट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं टैन की बात करूं तो टैन क्या है, बी सी बाई ए बी, राइट। अब देखो बी सी हमारे पास फिर से कितना है, बी सी की वैल्यू हमारे पास है 0, और ए बी कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 बाई ए बी इज 0। तो टैन की भी वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर मैं लिख सकता हूं टैन 0 डिग्री इज 0 बाई ए बी, और ये आ गया 0 के बराबर, है ना। अब देखो भाई जैसे ही हमारे पास साइन कॉस टैन की वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हम कोसेक सेक और कॉट को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो साइन 0 है 0, 0 को मैं 0 बाय 1 लिख दूं तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा, 0 बाय 1 का उल्टा, यानी कि अब यहां पर इन रेशियोज को मैं हटा रहा हूं, उनकी हमें जरूरत नहीं है। देखो कोसेक 0 क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा यानी कि 0 बाय 1 का उल्टा यानी कि 1 बाई 0। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 0 जैसे ही आ जाता है तो उस केस में वैल्यू कितनी आती है, ये नॉट डिफाइंड आता है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमें पता है कि सपोज ऊपर 6 है नीचे 3 है, तो हमें पता है कि 3 में अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला नंबर आ जाता है 6, राइट। तो क्योंकि हमें पता है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, तो यहां पर मैं कैंसिल कर सकता हूं 2 टाइम्स। इसी तरह से तो आप डिवीजन करते हो, राइट। लेकिन यहां पर अगर आप देखो 0 बाई 1 बाई 0 के केस में, 1 बाई 0 के केस में 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, आपको 1 कभी नहीं मिलेगा। हमेशा आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, राइट। तो 1 तो कभी आने से रहा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 1 तो आएगा नहीं। तो इसलिए इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है ना, जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो, उस केस में हमारे पास रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाती है, इसका कोई वैल्यू नहीं आता, दिस इज नॉट डिफाइंड। शॉर्ट में इसे हम लिखते हैं एनडी, राइट। तो कोसेक 0 की वैल्यू हमें मिल गई एनडी। अब अगर मैं कॉस का उल्टा कर दूं तो मुझे सेक मिल जाएगा। कॉस है कितना, कॉस है 1 बाई 1,
राइट। 1 को आप 1/1 तो लिख ही सकते हो। तो सेक कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा 1/1, यानी कि बेसिकली 1। tan हमारे पास कितना है, tan है 0/AB यानी कि 0, इसे मैं 0/1 लिख देता हूं। इसे अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये 1/0 हो जाएगा, फिर से ये कितना आ जाएगा, cot 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, राइट। तो हमने यहां पर साइन cos tan कोसेक सेक कॉट इनको कैलकुलेट कर लिया, किसके लिए, हमने इन्हें कैलकुलेट कर लिया 0 डिग्रीज के लिए। तो आइए हमारा टेबल हम भर देते हैं। देखो साइन 0 हमारे पास है 0, cos 0 है 1, tan 0 इज 0, कोसेक 0 इज नॉट डिफाइंड, sec 0 इज 1 एंड cot 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट। अब हमारे पास एक ही एंगल बच गया 90 डिग्री। आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ये जो डायग्राम हमारे पास है ये भी हमें एनसीईआरटी में दिया गया है और इसी का मैं यूज कर रहा हूं। हमें अब क्योंकि 90 डिग्रीज के टर्म्स में बात करनी है तो हमें कोई एक एंगल 90 डिग्री चाहिए होगा, राइट। हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी राइट एंगल वाले वर्टेक्स की बात नहीं की है। यहां पर तो 90 डिग्री है ही, तो इसकी हम बात कभी करते नहीं है। हम बात जनरली इन एंगल्स की कर रहे होते हैं, एंगल ए और एंगल सी की। तो यहां पर भी हम एंगल ए के टर्म्स में बात करेंगे, पर क्योंकि हमें 90 डिग्रीज चाहिए तो हमें एंगल ए पर 90 डिग्री बनाना भी तो पड़ेगा, राइट। अब देखो एंगल ए पर 90 डिग्री हम कैसे बना सकते हैं। यहां पर भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हमने पिछली बार डिस्कस की थी वही यहां पर एप्लीकेबल होगी, राइट। अब देखो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ए सी को हम स्लाइटली यहां पर क्लोजर लाते जा रहे हैं बी सी से। यहां पर आप देख सकते हो AC को हम धीरे धीरे यहां पर छोटा करते जा रहे हैं ना। फाइनली यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमने क्या किया, AC को हम BC के इतना करीब ले आए कि A और B ऑलमोस्ट यहां पर कोइंसाइड कर गए, एक ही पॉइंट पर आ गए लगभग। अब क्योंकि A और B लगभग एक ही जगह पर आ चुके हैं तो उन दोनों पर एंगल भी तो बराबर ही बनेगा, है ना। तो क्योंकि एंगल B पर 90 बन रहा था और B पर अब A आ चुका है एग्जैक्टली वहीं पर, तो A पर भी अब 90 डिग्री बनना चाहिए, है ना। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। अब यहां पर इस एंगल की हम बात कर रहे होंगे, वो यहां पर 90 डिग्री बन चुका है। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ चुकी हैं, पहले हम उनको लिख लेते हैं। हमें यहां पर पहली बात तो ये पता चली कि एंगल ए इज नियरली इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें पता चल गया कि ए पर अब लगभग 90 डिग्री इस केस में यहां पर बन चुका है ना। इसके बाद हमें क्या पता चला, हमें यहां पर पता है कि ए बी की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। ऐसा क्यों, क्योंकि ए और बी अब लगभग कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर आ चुके हैं। तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस लगभग 0 हो चुका है। और तीसरी बात मुझे ये पता है कि क्योंकि मैंने AC को BC पर कोइंसाइड करवा दिया है तो AC और BC की डिस्टेंस लगभग बराबर हो चुकी है। तो मैं लिख सकता हूं AC इज नियरली इक्वल टू BC, है ना। ये तीन चीजें हमें पता है। अब देखो अब हमें 90 डिग्रीज के टर्म्स में बात करनी है। यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमारा 90 डिग्रीज बन चुका है। वैसे ट्रायंगल ये नहीं है, आप परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस को विजुलाइज कर पाओ इसलिए मैं ये इस ट्रायंगल को ले रहा हूं, अदरवाइज हमारे पास ट्रायंगल ये वाला है, राइट। तो देखो अगर मैं पहले ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पर एंगल ए की हमें बात करनी है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनस, बचा हुआ हो जाएगा बेस। अब हमें एंगल ए के टर्म्स में बात करनी है, यहां पर है 90 डिग्रीज ऑलमोस्ट। तो उस केस में हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं साइन 90 डिग्रीज, सिमिलरली यहां पर आ जाएगा cos 90, फिर आ जाएगा tan 90, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कोसेक 90 डिग्रीज, फिर आ जाएगा सेक 90 डिग्रीज और फाइनली हमारे पास आ जाएगा cot 90 डिग्रीज। इतनी बात क्लियर है। अब देखो साइन होता क्या है, यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखो यहां पर परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनस है AC, ये आ जाएगा BC बाई AC। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस आपके पास है AB, हाइपोटेनस आपके पास है AC, राइट। और tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपके पास है BC, बेस आपके पास है AB। यहां पर मैं लिख रहा हूं tan 90 इज इक्वल टू BC बाई AB, राइट। ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये जो हमने कंडीशंस लिख रखी थी इनकी मदद से हम साइन कॉस tan को डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो भाई सबसे पहले हमें पता है कि AC और BC ऑलमोस्ट बराबर हो चुकी हैं, ऊपर भी BC है नीचे AC है, दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो चुकी हैं, तो इनको मैं काट के 1 लिख सकता हूं, राइट। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 1। यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन 90 आ चुका है 1। अगर मैं cos 90 की बात करूं तो देखो AB की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है, यहां पर आप देख सकते हो, तो ये आ जाएगा 0 बाई AC, 0 बाय समथिंग इज 0,
तो cos 90 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 0, इसे मैं लिख रहा हूं 0। अब देखो अगर मैं tan की बात करूं तो यहां पर हमें पता है ऊपर हमारे पास BC है, राइट, नीचे तो हमारे पास AB है। AB की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है, तो ये BC/0 हो जाएगा। और मैंने पिछले केस में आपको एक्सप्लेन किया था कि एनी नंबर बाय 0 दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, राइट। तो tan 90 कितना आ गया, BC/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ये आया BC/0 दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो साइन कॉस टैन की वैल्यू हमें मिल गई 90 डिग्रीज के लिए। अब कोसेक से कॉट की हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा। साइन को आप 1/1 लिख लो, इसका उल्टा क्या आ जाएगा, ये भी 1/1 आ जाएगा, राइट। कॉस है 0, तो 0 को हम 0/1 लिख देते हैं, इसका उल्टा करने पर सेक आ जाएगा। सेक आ जाएगा 1/0 और कोई नंबर बाय 0 दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो सेक 90 आ गया नॉट डिफाइंड। अब देखो tan 90 हमारे पास था नॉट डिफाइंड, पर ये आया कहां से, ये आया BC/0 से, राइट। तो cot 90 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/BC, 0/समथिंग इज 0। तो cot 90 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 0। तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ जो भी बेकार की हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 90 डिग्री की सभी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। इसे भी हम आइए टेबल में हमारे पुट कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा टेबल है भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0, tan 90 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, cosec 90 इज इक्वल टू 1, sec 90 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, cot 90 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से हमने पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को डिराइव किया है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डेरिवेशन आपको समझ में तो वैसे आ गई होंगी, पर अगर आपको ये किसी केस में नहीं भी समझ आए ना तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ ये टेबल याद होनी चाहिए। ये आप कैसे भी याद कर लो, उसी से काम आपका चल जाएगा। आपसे डेरिवेशंस कभी भी नहीं पूछी जाएंगी, राइट। तो अगर आपको कोई भी डेरिवेशन सपोज नहीं अगर समझ आई तो चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको सिर्फ टेबल याद करना है, और टेबल को कैसे याद करना है वो हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो अब देखो यहाँ पर मैं एक बार फिर से टेबल बनाने जा रहा हूँ। ओके, तो देखो ये मैंने एक ब्लैंक टेबल यहाँ पर बना ली है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे हम इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद कर सकते हैं। देखो साइन के लिए आपको पहले क्या करना है, आपको 5 नंबर लिख लेने। कैसे, आप लिखोगे 0 1 2 3 4, ये आपने लिख लिया। 0 1 2 3 4 आपने लिख लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, आपको इसे 4 से डिवाइड करना है सबको। ये भी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ये आपने कर लिया। इसके बाद आपको करना है अंडर रूट। आपको ये इतना जो झमेला है ना सिर्फ साइन के केस में करना है, इसके बाद आपको इतना झमेला नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर साइन के केस में हमने सबके लिए क्या कर लिया, हमने अंडर रूट ले लिए। तो अब देखो जैसे ही आप अंडर रूट ले लोगे तो आपको कुछ कुछ वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाएंगी। 0/4 इज 0, राइट, और 0 का अंडर रूट कितना होता है, वो भी 0 होता है। तो साइन 0 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। इसको अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा। देखो कैसे, अंडर रूट आपके पास है 1/4 है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 1/√4। अंडर रूट 1 कितना होता है, अंडर रूट 1 को आप 1 लिखते हो, अंडर रूट 4 होता है 2। तो अंडर रूट 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 2, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन 30 हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 1/2, राइट। अब देखो यहाँ पर 2/4 है, राइट। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट 2/4 हमारे पास है। यहाँ पर 2 से 4 को मैं क्या कैंसिल कर सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। तो देखो फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा अंडर रूट 1/√2। अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 1/√2 आ जाएगा, राइट। तो साइन 45 कितना आ गया, ये आ गया 1/√2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, है ना। अब देखो हमें पता है कि साइन 60 डिग्रीज के लिए वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 3/4, राइट। इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3/√4। रूट 3 तो बाहर आएगा नहीं, तो ये रूट 3 रहेगा। 4 यहाँ से बाहर आ सकता है, ये आ जाएगा 2, राइट। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दिस इज इक्वल टू √3/2। और यहाँ पर 90 के केस में 4 और 4 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू 1, है ना। तो जैसे ही हमें साइन की वैल्यू मिल गई, बाकी सबको कैलकुलेट करना हमारे लिए अब बाएं हाथ का खेल है। अब ये ट्रिक आप समझो। सबसे पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। साइन के लिए आपने क्या किया, पहले आपने 0 1 2 3 4 लिखा,
फिर आपने 4 से थ्रू आउट डिवाइड किया, फिर आपने अंडर रूट ले लिया और उसे सॉल्व करने पर साइन की 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू आपको मिल गई, राइट। अब देखो, जैसे ही आपको साइन की वैल्यू मिल गई ना, कॉस की वैल्यू को आप सीधे लिख सकते हो। आपको करना बस ये है कि साइन जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, कॉस को उसके उल्टे ऑर्डर में लिखना है। तो जो साइन में सबसे पहले आया था 0, वो कॉस में सबसे आखिर में आएगा, राइट। जो सेकेंड नंबर पर आया था, अब वो सेकेंड लास्ट पर आएगा, यहां पर आएगा 1/2। जो बीच में आया था वो बीच में ही आएगा। जो सेकेंड लास्ट में आया था अब वो सेकेंड नंबर पे आएगा, √3/2। और जो लास्ट में आया था अब वो सबसे पहले आएगा, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो साइन को जिस ऑर्डर में आपने लिखा, कॉस में आपने उसी ऑर्डर को उल्टा करके लिख दिया, तो कॉस की वैल्यू आपको मिल गई ऑटोमेटिकली। अब tan आप कैसे निकालोगे? तो आज के इस वीडियो में शुरुआत में मैंने आपको फॉर्मूलेस के बारे में बात की थी। तो यहां पर आप देख सकते हो sin थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, राइट। यानी कि किसी एक एंगल के लिए अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड कर दूं तो उस केस में tan की वैल्यू मुझे मिल जाती है, राइट। तो भाई इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास हमें पता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा पहले मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, राइट। तो अब देखो, हमें पता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये होता है tan थीटा के बराबर, राइट। यानी कि किसी एक एंगल के लिए अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करूं तो वो tan के बराबर आएगा। अब अगर सपोज हम 0 डिग्रीज की बात कर ले, एंगल को अगर हम 0 डिग्रीज ले लें तो यहां पर क्या आएगा, एंगल के जगह पर हमें 0 पुट करना पड़ेगा। तो साइन 0 डिग्रीज बाई कॉस 0 डिग्रीज, दिस शुड बी इक्वल टू tan 0 डिग्रीज, राइट। थीटा की जगह पर हमने 0 पुट कर दिया क्योंकि हम एंगल 0 की बात कर रहे हैं। अब देखो, साइन 0 आपका है कितना, साइन 0 इज 0, यहां पर हम लिख रहे हैं 0 डिवाइडेड बाई कॉस 0 कितना है, ये 1, ये 1 आ जाएगा। 0/1 होता कितना है, ये होता है 0। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये आ गया tan 0 की वैल्यू, राइट। तो अब देखो, आपको करना बस ये है कि साइन और कॉस को आप डिवाइड करते जाओ। तो 0/1 को अगर आप डिवाइड करो तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, tan की वैल्यू मिल जाएगी, 0/1 इज 0। अब देखो, सिमिलरली अगर आप 1/2 और √3/2 को डिवाइड करोगे, 30 डिग्रीज के केस में मैं बात कर रहा हूं, तो इन दोनों को डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 30 की। तो यहां पर अगर मैं करूं, मुझे डिवाइड करना है 1/2 को √3/2 से, राइट। तो 2 यहां ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1 बाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × √3, 2 और 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा आपका। तो tan 30 कितना आ गया, ये आ गया 1/√3। अब 45 के लिए आपको इसकी और इसकी वैल्यू यानी कि साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करना है। 1/√2 बाई 1/√2 सेम नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली √3/2 बाई 1/2 इसको आप डिवाइड करके देख सकते हो, आपको यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल जाएगी। आपको डिवाइड करना है √3/2 को 1/2 से, है ना। 2 ऊपर जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × √3 बाई 2 × 1 या 1 × 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल, √3/1 यानी कि √3 वैल्यू आ गई आपकी, राइट। अब देखो, साइन 90 और कॉस 90 को अगर आप डिवाइड कर दोगे यानी कि 1/0, तो 1/0 जैसे ही आप करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ये आता है नॉट डिफाइंड, है ना। तो tan के लिए आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया। tan निकालने के लिए सबसे पहले आपने साइन कैसे निकाला, 0, 1, 2, 3, 4 ले लिया, 4 से डिवाइड किया, अंडर रूट ले लिया, सॉल्व किया, साइन की वैल्यू आपको हर एक के लिए मिल गई। कॉस के लिए आपने साइन को रिवर्स कर दिया और साइन और कॉस को साइमल्टेनियसली इन दोनों को डिवाइड करके आपको tan की वैल्यू मिल गई। इन दोनों को डिवाइड करके tan 30 की, इन दोनों को डिवाइड करके tan 45, इन दोनों के लिए 60 और इन दोनों को डिवाइड करके tan 90 की वैल्यू आपको मिल गई। अब tan जैसे ही आपको मिल गया तो कॉट में आपको क्या करना है, tan का उल्टा लिख देना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0, है ना। तो tan के हिसाब से आपने कॉट लिख लिया। अब कोसेक सेक के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो हमने एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा आता कैसे है, हम कोसेक को उल्टा करके लिख देते हैं तो साइन आ जाता है। सिमिलरली अगर हम साइन को उल्टा करके लिख दें तो कोसेक आ जाएगा। यह फॉर्मूला हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो अब इस फॉर्मूला का हम यूज करने जा रहे हैं। देखो, हमें पता है हमें कोसेक निकालना है, राइट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, मुझे पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, यह हमने पढ़ा, है ना। और इसी के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, राइट। तो अब देखो, अगर हमें किसी एक एंगल के लिए, सपोज थीटा को अगर मैं 0 ले लूं, इस पहले वाले फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं, इसे मैं रेस कर रहा हूं। तो अब देखो, एंगल को अगर मुझे 0 पुट कर दूं यहां पर, तो देखो क्या आएगा, कोसेक
0 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 1 बाय साइन 0 डिग्रीज। यही आएगा। हमने कुछ नहीं किया, एंगल की जगह पर 0 पुट कर दिया। यानी कि साइन 0 की वैल्यू जितनी भी थी उसको अगर हम उल्टा करके लिख दें तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो कोसेक 0 आपको मिलेगा कैसे? आपको साइन 0 को उल्टा करके लिखना है। अब साइन 0 है क्या? 0 ही तो है। अब 0 को अगर आप उल्टा करो, 0 को आप 0/1 तो लिख ही सकते हो। इसको उल्टा करोगे तो ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 कितना आ जाएगा? दिस इज नॉट डिफाइंड, है ना। अब साइन 30 कितना है? साइन 30 है 1/2। इसको अगर हम उल्टा करके लिख दें तो कोसेक 30 मिल जाएगा। 1/2 को उल्टा करने पर 2 आ जाएगा, राइट। 1/√2 को उल्टा करने पर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? √2। यहां पर मैं ठीक से लिख देता हूं, यह आ जाएगा √2। √3/2 को उल्टा करने पर क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 2/√3। और 1 को उल्टा करने पर तो 1 ही आता है, राइट। तो इस तरह से आपको कोसेक थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। और जैसे ही आपको कोसेक की वैल्यू मिल गई ना, सेक बड़ा आसान है, उल्टा करके लिख दो। यहां पर आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2/√3, यह आ जाएगा √2, यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना। तो अब आप इन दो टेबल्स को मैच करके देख सकते हो। यहां पर जो भी वैल्यूज हमने डिराइव की थी वही वैल्यूज यहां पर हमारे पास आ चुकी हैं, राइट। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद कर सकते हो। अब आइए हम हमारे फाइनल टॉपिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करूं तो ये 3 जो आइडेंटिटीज हमने लिखी ना, ये आते कहां से, उनके ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं, राइट। तो देखो, इसके लिए मैंने यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रखा है। यहां पर हम एंगल ए की टर्म से बात कर रहे होंगे, तो क्योंकि ये हमारा एंगल इनटू कंसिडरेशन है तो इसके सामने वाला BC ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला AC ये हो जाएगा हाइपोटेनस। और बचा हुआ साइड AB ये हो जाएगा बेस, है ना। तो अब देखो, यहां पर मैं कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट तो निकाल ही सकता हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं साइन A की, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि BC जो कि परपेंडिकुलर है बाय हाइपोटेनस यानी कि AC, राइट। तो साइन A की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गया BC बाय AC। सिमिलरली अगर मैं कॉस A आपसे पूछूं तो कॉस A क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस आपके पास है AB, हाइपोटेनस आपके पास है AC। और अगर मैं आपसे tan A पूछूं तो ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपके पास है BC, बेस आपके पास है AB, राइट। तो साइन कॉस टैन की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। आपको चाहिए कोसेक सेक और कॉट की वैल्यूज, तो उन्हें भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम कोसेक A की बात करें, कोसेक A, तो ये साइन का उल्टा होगा। साइन BC बाय AC है तो कोसेक क्या होगा? कोसेक A होगा AC बाय BC। कॉस को उल्टा करके हम सेक A निकाल सकते हैं। सेक होगा कॉस का उल्टा, ये हो जाएगा AC बाय AB। और फाइनली टैन को उल्टा करके हम कॉट A निकाल सकते हैं। कॉट A हो जाएगा AB बाय BC, राइट। अब ये तो हमने ऑलरेडी काफी बार पढ़ रखा है, तो इस बात को तो आप समझ सकते हो कि एंगल A के टर्म्स में हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख दिया। अब देखो, आइडेंटिटीज आती कहां से, उसके लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगाएंगे, राइट। तो देखो, इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो वो होगा क्या? मुझे पता है, इसे मैं थोड़ा सा यहां पर नीचे स्पेस क्रिएट कर देता हूं। मुझे पता है कि यहां पर हाइपोटेनस क्या है। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, दिस इज h² इज इक्वल टू p² प्लस b², राइट। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो, हाइपोटेनस आपका है क्या? यह है AC। यहां पर मैं लिख रहा हूं दिस विल बी इक्वल टू AC² दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज BC² प्लस बेस आपके पास है AB, तो यहां पर आ जाएगा AB²। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें यह बात पता चली कि AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। इतनी बात क्लियर है भाई। अब देखो, 3 आइडेंटिटीज आपकी कैसे आएंगी उसको आप एक बार समझ। देखो, ये जो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आया ना, इस पाइथागोरस थ्योरम को आप सबसे पहले लिखोगे और यहां पर बारी बारी से एक एक करके सबसे पहले हम इस साइड का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर LHS RHS पर डिवाइड करेंगे, उससे हमारे पास पहली आइडेंटिटी आ जाएगी। सिमिलरली ये पहला साइड कवर, उसके बाद हम ये जो दूसरा साइड है AB, इसका स्क्वायर LHS RHS पर डिवाइड करेंगे इसी इक्वेशन में, उससे हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी आएगी। और तीसरे केस में ये जो बचा हुआ साइड है AC, इसका स्क्वायर हम LHS RHS पर डिवाइड करेंगे, उससे हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से तीनों आइडेंटिटीज को डिराइव किया जाता है। वैसे आपको ये डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है,
मैं आपको फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक बता दूंगा, पहले मैं आपको एक बार डिराइव करवा देता हूं, राइट। तो देखो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आया। इस ओरिजिनल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपोटेन्यूस यानी कि AC इस साइड को हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका स्क्वायर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, LHS पर भी हमने AC का स्क्वायर डिवाइड कर दिया और बैलेंस करने के लिए RHS पर भी हमने AC का स्क्वायर डिवाइड कर दिया। ठीक बात है भाई। अब देखो AC स्क्वायर कैंसल, LHS पर हमारे पास वैल्यू आ गई 1। फाइनली दिस इज इक्वल टू, यहां पर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो ना। आपको पता है कि 3 + 7/5 अगर लिखा हुआ है तो इसे आप ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, 3/5 + 7/5। इसको अगर आप सॉल्व करो तो यही तो आता है ना। तो इस चीज को हम बाइफरकेट करके क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। इतनी बात होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम एक काम और कर सकते हैं। LHS पर तो हमारे पास 1 है ही, RHS पर देखो क्या कर रहे हैं हम, BC बाई AC इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर मिल ही जाएगा, राइट। सिमिलरली यहां पर AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं AB बाई AC का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, राइट। अब देखो भाई, अब हमने जो शुरुआत में ये रेशियोज लिखे ये हमारे अब काम आएंगे। देखो हमें पता है साइन ए है क्या, साइन ए इज BC बाई AC, राइट। तो देखो यहां पर BC बाई AC जो आया इसके जगह पर मैं साइन ए लिख सकता हूं ना। तो देखो यहां पर दिस विल बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट के भीतर BC बाई AC के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन ए, और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर तो हो ही रहा है ना। प्लस अब देखो AB बाई AC हमारे पास क्या था, ये देखो cos A हमारे पास AB बाई AC है। तो AB बाई AC की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं cos A, बाहर इसके स्क्वायर हो रहा है, राइट। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1। यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, या फिर इसको अरेंज करके अगर मैं लिख दूं तो हमारे पास आ गया ये साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। यही हमारी पहली आइडेंटिटी होती है ना। देखो यहां पर मैं आपको फॉर्मूले वाले टेबल में दिखाता हूं। यहां पर हमने लिखा था पहली जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये थीटा आप इसको माइंड मत करो, ये कोई एक एंगल होना चाहिए, ABCDEF कुछ भी ले लो, वो एक ही एंगल यहां पर भी होना चाहिए, यहां पर भी होना चाहिए। सेम एंगल्स के लिए साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर इनको ऐड करने पर 1 आता है। यही तो हमने यहां पर डिराइव किया, साइन स्क्वायर एंगल A के लिए और कॉस स्क्वायर एंगल A के लिए, इन दोनों को ऐड करने पर 1 आया, राइट। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी डिराइव हो गई। अब इसकी मदद से ये जो बाकी दो फॉर्मूले हमारे पास थे ये तो आप निकाल ही सकते हो, राइट। एक बार आपने कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया, एक बार आपने साइन स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो ये बचे हुए दो फॉर्मूले आपके पास आ जाएंगे, राइट। इनको आपको याद करने की जरूरत तो नहीं है, आपको सिर्फ इस पहले आइडेंटिटी को याद करना पड़ेगा, बाकी दो को तो आप डिराइव कर ही सकते हो। अब आइए बाकी दो आइडेंटिटीज की हम बात करते हैं। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, इस चीज को मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो ये मैंने फिर से पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। मैंने आपको कहा था कि बारी बारी से तीनों साइड के स्क्वायर को हमने डिवाइड करना है। सबसे पहले हमने AC के स्क्वायर को डिवाइड करके देख लिया, उससे हमारी पहली आइडेंटिटी हमें मिल गई। अब मैं दूसरे किसी साइड के स्क्वायर को डिवाइड करूंगा, सपोज अब चलो मैं BC स्क्वायर को डिवाइड करता हूं, राइट। तो अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, BC का स्क्वायर LHS पर भी डिवाइड करना पड़ेगा और BC का स्क्वायर को हमें RHS पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो इससे आएगा क्या, इसे हम लिखते हैं LHS पर आ जाएगा AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। RHS पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां पर देखो BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो यहां पर पहले तो मैं लिख सकता हूं AC बाई BC इसका होल स्क्वायर, ये इसके लिए, दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं AB बाई BC इसका स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो AC बाई BC है क्या, यहां पर आप देखो AC कहां गया भाई, हाँ AC बाई BC ये हमारे पास है कोसेक A, राइट। तो AC बाई BC की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां मैं लिख सकता हूं कोसेक A, इसका हमें स्क्वायर करना है। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस AB बाई BC क्या होता है, यहां पर देखो
ए बी बाई बी सी ये आपका कॉट ए है, राइट। तो ए बी बाई बी सी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं कॉट ए, और इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, कोसेक ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, राइट। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी है, यहां पर आप देख सकते हो। ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वही तो हमने यहां पर लिखा है। कोसेक स्क्वायर ए, किसी एक एंगल ए के लिए कोसेक का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस उसी एंगल के कॉट का स्क्वायर। यहां पर देखो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहां पर हमने लिखा था कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इस चीज से आप ये दूसरा वाला फॉर्मूला डिराइव तो कर ही सकते हो। हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर थीटा को आरएचएस पर भेज दिया, ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया, राइट। तो इस तरह से ये दूसरी आइडेंटिटी भी हमने डिराइव कर ली। अब फाइनली आइए एक बार फिर हम क्या कर लेते हैं, तीसरी आइडेंटिटी की हम बात कर लेते हैं। और इसके लिए अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम में हमें अब की बार तीसरा जो बचा हुआ आखिरी साइड है ना, उसे अब की बार हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो भाई, हमने एक बार AC को डिवाइड कर लिया, हमने एक बार BC को डिवाइड कर लिया, बचा हुआ साइड AB है, इसे अब की बार हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अब की बार हमें डिवाइड करना है AB के स्क्वायर से, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाई AB स्क्वायर, यहाँ पर RHS पर भी आ जाएगा बाई AB स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा फटाफट यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो LHS पर आ जाएगा AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, RHS पर हमारे पास है BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, प्लस AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर आएगा, वो उसे मैं डायरेक्टली 1 लिख रहा हूँ, राइट। फाइनली फर्दर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो AC बाई AB इसका होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू BC बाई AB इसका होल स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब देखो AC बाई AB है क्या, AC बाई AB आप यहां पर देख सकते हो, AC बाई AB है सेक A, राइट। यहां पर आप लिख सकते हो सेक A का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू BC बाई AB क्या है, BC बाई AB है आपका tan A, राइट। तो यहां पर BC बाई AB की जगह पर आप लिख सकते हो tan A इसका स्क्वायर प्लस 1। इससे फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू tan स्क्वायर A प्लस 1। ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी है, इसे भी हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख रखा था। यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पर हमने एंगल को थीटा कंसिडर किया था, तो इस थीटा के लिए सेक का स्क्वायर विल बी इक्वल टू tan का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर देखो किसी एंगल ए के लिए सेक का स्क्वायर विल बी इक्वल टू उसी एंगल ए के लिए tan का स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो इस तरह से हमारी तीनों आइडेंटिटीज आ चुकी हैं, और इस तीसरी आइडेंटिटी से भी आप ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। आपको सिंपली tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजना है, एक तरफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, दूसरे तरफ 1 आ जाएगा। तो होपफुली ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले थे वो आपको याद हो चुके होंगे, मैं अज्यूम कर सकता हूँ, राइट। अब ये आइडेंटिटीज को, ये जो 3 आइडेंटिटीज थी, इनको आप कैसे याद रखोगे उसके ऊपर हम 2 मिनट की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो आपका खत्म हो जाएगा, राइट। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, वो आइडेंटिटी है ऐसी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को अगर आप याद रख लो तो बाकी की 2 आइडेंटिटीज आप इसी से डिराइव कर सकते हो, राइट। मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है, इसको मैं 2 जगह कर देता हूं भाई, ये हमारा पहला, ये दूसरा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये पहली आइडेंटिटी ऐसे मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। इस पहली आइडेंटिटी में एक बार हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे, LHS पर भी RHS पर भी आप किससे डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा से। इससे आपकी दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी। और इसी इक्वेशन में अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं ना, LHS RHS पर कॉस स्क्वायर थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया, तो इससे मेरी तीसरी आइडेंटिटी आ जाएगी। अब वो देखो कैसे, राइट। तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अब आइए हम डिवाइड करके देख लेते हैं भाई। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर यही आएगा। इस वाले तीसरे की मैं बात करता हूं, इसे भी हम साइमल्टेनियसली लेकर चलते हैं। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, है ना। फर्दर आप क्या लिख सकते हो, इस लाइन को हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब देखो फर्दर यहां पर आप क्या लिख सकते हो, देखो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 आ जाएगा, प्लस यहां पर आप लिख सकते हो cos थीटा बाई साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, है ना। दिस विल बी इक्वल टू, आप लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, राइट। सिमिलरली यहां पर आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है भाई। अब देखो मैंने फॉर्मूला में आपको बताया था कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टैन थीटा। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा और कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कॉस बाय साइन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस बाय साइन होता है कॉट थीटा। सिमिलरली यहां पर साइन बाय कॉस है, तो यहां पर साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस इज टैन थीटा। इसके अलावा हमें एक और बात पता है, यहां पर देखो 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यहां पर देखो 1 बाय कॉस यहां पर आया ना, तो 1 बाय कॉस की जगह पर हम सेक लिख सकते हैं। और हमें पता है 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो यहां पर 1 बाय साइन की जगह पर हम कोसेक लिख सकते हैं, राइट। तो देखो सभी वैल्यूज को मैं यहां पर अब डायरेक्टली लिख रहा हूं। मेरे पास वैल्यूज क्या क्या है, मुझे पता है 1 प्लस कॉस बाय साइन इज कॉट थीटा, है ना, इसका स्क्वायर हो रखा है। दिस इज इक्वल टू 1 बाय साइन इज कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर हो रखा है। दूसरे आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो साइन बाय कॉस होता है टैन थीटा, इसका स्क्वायर हो रखा है, प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय कॉस होता है सेक थीटा, इसका स्क्वायर हो रखा है, राइट। अब देखो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी आ गई। और यहां पर आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी हो गई, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहली आइडेंटिटी को याद रखना है। इस आइडेंटिटी में एक बार आप साइन स्क्वायर थीटा से LHS RHS पर डिवाइड करोगे, इससे आपकी दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी। और इसी इक्वेशन में एक बार आप कॉस स्क्वायर थीटा से LHS RHS पर डिवाइड करोगे, इससे आपकी तीसरी आइडेंटिटी भी आ जाएगी, राइट। तो होपफुली इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट से पूछ सकते हो। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो तो मैंने डिस्कस कर लिए। अब आप एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे वो सॉल्व हो जाते हैं तो बहुत खुशी की बात है, और अगर आपसे सॉल्व नहीं भी होते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो के बाद मैं एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 के डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपके लिए डाल दूंगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।